हेलो स्टूडेंट्स, आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड सेशन है और पहले सेशन में हम लोग बैलेंस्ड फोर्स के बारे में डिस्कस किए, बैलेंस्ड फोर्स को डिस्कस किए, अनबैलेंस्ड फोर्स को डिस्कस किए। फिर हम एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आपको बताए थे, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। और उस गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में आप देखें कि इंक्लाइन प्लेन से, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से अगर हम कोई बॉडी को रोल करा रहे हैं तो फिर दूसरा प्लेन, याद होगा आपको, अगर हम यहाँ रोल कराते हैं तो ये इंक्लिनेशन और ये इंक्लिनेशन सेम है तो फिर इस हाइट तक बॉल आएगा। लेकिन यदि हम इंक्लिनेशन को और पहले से कम कर दें तो फिर बॉल, अगर ये ना हो तो इस हाइट को मेंटेन करने के लिए ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन ये यहाँ तक आएगा। तो इस तरह से हम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट बताए थे और इसका कंक्लूजन था कि बॉडी अपने पोजीशन को ऑब्टेन करना चाह रहा है। सो व्हाट एवर बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, बट इट ऑलवेज ऑब्टेन देयर ओन पोजीशन। इस हाइट को ऑब्टेन करना चाहता है। गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट बताया और इसी के आधार पर न्यूटन ने अपने लॉ को एक्सप्लेन किया। तो आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ इम्पॉर्टेंट लॉ है, फर्स्ट लॉ, और आप सब लोग पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। फर्स्ट लॉ क्या है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। जैसे हम कहेंगे कि यदि कोई इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट रिमेन्स एट रेस्ट। इस लाइन में बहुत सी बात छिपी हुई है। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट रिमेन्स एट रेस्ट। इफ इट इज इन मोशन देन इट रिमेन्स इन मोशन। फिर यहाँ भी क्यों ऐसा है बताएंगे। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट रिमेन्स एट रेस्ट। इफ इट इज इन मोशन देन इट रिमेन्स इन मोशन इन ए स्ट्रेट पाथ। हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं, इन ए स्ट्रेट पाथ। अनटिल जो फोर्स हम लगा रहे हैं, अभी कोई फोर्स नहीं है, अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट टू चेंज देयर स्टेट। यदि बॉडी मोशन में है देन रिमेन्स इन मोशन, रेस्ट में है रिमेन्स एट रेस्ट, ऑन ए स्ट्रेट पाथ मोशन में की बात करेंगे, इनफॉर्म मोशन में जा रहा है। और ये स्टेट चेंज होगा तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर न लगाया जाए। बॉडी रेस्ट में है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो मोशन में आएगा, अपने आप नहीं आ सकता है। इनफॉर्म मोशन में है तो फिर कुछ एक्सटर्नल कंडीशन, फ्रिक्शनल कंडीशन हो, एक्सटर्नल रिटार्डेशन का फोर्स हो, या फिर इनफॉर्म मोशन से एक्सेलरेट करना हो, तो स्टेट को चेंज अपने आप वो नहीं कर सकता है। ये न्यूटन ने अपना पहला लॉ दिया। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट रिमेन्स एट रेस्ट। इफ इट इज इन मोशन देन इट रिमेन्स इन मोशन until an external force is not applied on it to change their state। तो ये पहला लॉ है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कुछ PDF में हम लिखे हैं, कुछ यहाँ बता रहे हैं आपको एग्जांपल। सपोज कीजिए कि ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, तो बस रुकी हुई है, हम भी रुके हुए हैं। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होती है हम क्या फील करते हैं? हम देखते हैं कि बस या ट्रेन आगे खुली, सडनली वो आगे बढ़ती है, मोशन में आती है, तो हम पीछे की ओर चले जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम फॉल करते हैं। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि पूरा बॉडी ट्रेन या बस के फ्रेम में रेस्ट में है और हम रेस्ट में रहना चाहते हैं। कैसे रहना चाहते हैं, कैसे समझेंगे? क्योंकि बॉडी जब वो ट्रेन आगे बढ़ती है तो हमारा बॉडी उस आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है, तो हम क्या चाहते हैं? रेस्ट में रहना चाहते हैं। और यही प्रॉपर्टी इनर्शिया की है, हम बताएंगे आपको इनर्शिया। तो यही कारण है कि हम रेस्ट में रहना चाहते हैं, ट्रेन आगे बढ़ना चाहती है, हम उसका अपोज करते हैं और फिर हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक इसके अपोजिट, ट्रेन मोशन में आ गई, हम भी मोशन में आ गए। अब ट्रेन सडनली रुक गई,
हमारा लोअर पार्ट ट्रेन के फ्रेम में है, रेस्ट में है। अपर पार्ट इनर्शिया के कारण हमारे मोशन में है। अब मोशन में है और हम ट्रेन रुकती है, लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या है, हमारा बॉडी अपर पार्ट मोशन में है, मोशन में रहना चाहता है, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो जैसे फिर आप देखिए कि कारपेट है और कारपेट को हम बीटिंग करते हैं, कारपेट को हीट कर रहे हैं। जब हम कारपेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, हम किसको मोशन में लाएं, कारपेट पर फोर्स लगा रहे हैं, कारपेट को मोशन में लाना चाह रहे हैं। डस्ट पार्टिकल तो रेस्ट में है, तो डस्ट पार्टिकल कारपेट मोशन में, डस्ट पार्टिकल रेस्ट में डीअटैच हो गया, डस्ट कारपेट से बाहर हो गया। जैसे हम फिर देखेंगे कि अगर कोई पेड़ है, उस पेड़ की ब्रांच को हम वाइगरसली काफ़ी तेज़ी से उसको हम उस ब्रांच को हम हिला रहे हैं सपोज कीजिए, तो क्या होगा कि उसमें जो सूखे हुए पत्ते हैं तो हम फोर्स किस पर लगाएं, ब्रांच पर। सूखे हुए पत्ते हैं या उसमें सपोज कीजिए कि कोई आम का फल लगा हुआ हो और हम उस ब्रांच को काफ़ी तेज़ी से हिला रहे हों, तो फोर्स किस पर लगा, उस ब्रांच पर। और उस पर जो सूखे हुए पत्ते हैं या फिर जो उस पर कोई अगर सपोज कीजिए आम का आजकल समय है, आम लगा हुआ है, तो कौन गिरेगा, आम। क्योंकि हम उस ब्रांच को फोर्स लगा रहे हैं, वो मोशन में आना चाहता है, ये रेस्ट में, इसलिए वो डीअटैच हो जाएगा, उससे निकल जाएगा। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे देखिए कि कैरियर में हम लगेज को रखते हैं, अगर कोई हमारे पास बस है या ट्रक पर ही या कार के ऊपर जो कैरियर है, लगेज रखते हैं, बांध देते हैं लगेज को। क्यों? क्योंकि जब व्हीकल आगे की ओर, ऑटोमोबाइल आगे की ओर बढ़ती है तो वो लगेज तो रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है उसका लोअर पार्ट रेस्ट में, अपर पार्ट मोशन में आना चाहेगा, और फिर हम ब्रेक लगाते हैं, वो आगे की ओर मोशन में रहने के कारण आगे की ओर गिर जाएगा, इसलिए हम लगेज को बांध देते हैं। तो इस तरह से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के बॉडी अपने प्रॉपर्टी में मेंटेन रहना चाहेगा, अपने प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं चाहेगा, और ये प्रॉपर्टी इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दो बात सामने में आई। पहली बात कि हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से डिफाइन क्या करेंगे, फोर्स को डिफाइन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मेजर्स फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मेजर्स इनर्शिया। दो बात सामने में आई। तो फोर्स कैसे आप कह सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को एक्सप्लेन करता है, तो उसके लॉ में ही है कि इफ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट रिमेन्स एट रेस्ट। यहाँ पर फोर्स की बात नहीं होगी, बट इट इज इन मोशन देन इट रिमेन्स इन मोशन। यहाँ भी ठीक है। अब अगर वो मोशन में है तो हम फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर आ गया फोर्स। अगर हम फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स तो रेस्ट से मोशन में आएगा, यदि मोशन में है तो फोर्स लगाते हैं तो वो रेस्ट में आएगा। तो ये फोर्स का डिफिनीशन है, हम पढ़ा चुके हैं इसी चैप्टर में फोर्स, कि फोर्स का काम क्या है, कि किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना, किसी बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाना, किसी को ड्रॉप करना, थ्रो करना। तो यहाँ पर हम मोशन से रेस्ट और रेस्ट से मोशन में आया कैसे, एक्सटर्नल फोर्स से। तो फोर्स का डिफिनीशन, फोर्स का मेजरमेंट, फोर्स का डिफिनीशन हम किससे करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मेजर द डिफिनीशन ऑफ फोर्स। अब इनर्शिया की बात हो गई, तो इस तरह से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप जाने। अब इसका नेक्स्ट एक टॉपिक है इनर्शिया। तो इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी है। आप बताइए कि बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाह रहा है, ये बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी है, और मोशन में है, फिर मोशन में रहना चाह रहा है, मोशन में उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ये बॉडी की इनएबिलिटी है कि वो बॉडी न रेस्ट से मोशन में आना चाहता है, न मोशन से रेस्ट में आना चाहता है। ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया इज एन एबिलिटी, इनर्शिया इज एन एबिलिटी टू सस्टेन द नेचर ऑफ बॉडी।
सस्टेन कर रहा है, एबिलिटी जो जिस रूप में है, जिस फॉर्म में है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाह रहा है। तो इस तरह से जब हम रेस्ट है तो रेस्ट में, मोशन है तो मोशन में, इस तरह से इनर्शिया को भी हम डिफरेंट पार्ट में बांट सकते हैं। इसको 3 भाग में बांटा गया। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में 2 पार्ट आया, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे आप देखिए आपके बुक में एक फिगर बना हुआ है कि एक ये ग्लास है और इस ग्लास पर एक स्मूथ शीट रखते हैं हम, कार्डबोर्ड का स्मूथ है, और इस पर एक कॉइन रखते हैं। ये कॉइन है, ये ग्लास है, ये कार्डबोर्ड है। अब हम इस कार्डबोर्ड को इससे तेजी से रिमूव करते हैं, तेजी से इससे हटाते हैं। देखते क्या है कि किस पर हम फोर्स लगाएं, इस कार्डबोर्ड पर लगाएं। क्वाइन तो रेस्ट में है और रेस्ट में रहना चाहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा, लेकिन इस पर फोर्स लगाए तो एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो ये मोशन में आएगा, लेकिन ये रेस्ट में कैसे समझेंगे, क्योंकि ये आगे बढ़ा और ये क्वाइन नीचे गिर गया, क्योंकि क्वाइन रेस्ट में रहना चाहा। इस तरह से अगर हम कहें कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बॉडी रेस्ट में रहेगा यदि उस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगे। यहाँ 2 बॉडी है, एक तो कार्डबोर्ड है, क्वाइन है। कार्डबोर्ड पर फोर्स लगा, क्वाइन रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और ये क्वाइन रिजल्ट क्या आया, ये क्वाइन ग्लास के अंदर चला आया। इस तरह से यदि आप देखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट को तो ये रेस्ट में रहना चाहा, जबकि इसके ठीक अपोजिट यदि हम कहें कि इनर्शिया ऑफ मोशन, तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा, ठीक इसके अपोजिट। सपोज करते हैं कि यदि हम बॉडी मोशन में है, बॉडी मोशन में है, अभी आप ट्रेन में देखें, बस का एग्जांपल देखें, यदि हम कोई एथलीट है दौड़ता हुआ जा रहा है तो क्या होगा, या कोई ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, कोई आदमी ट्रेन पर अगर जंप करता है, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकने से पहले प्लेटफॉर्म पर आ गई और वो जंप करना चाह रहा है, तो वह मोशन में है, वह पैसेंजर मोशन में था, लेकिन जब जंप किया तो प्लेटफॉर्म पर आया, प्लेटफॉर्म रेस्ट में है लेकिन वो मोशन में है, तो उसका लोअर पार्ट जो प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में आया वो रेस्ट में आया, लेकिन वो ट्रेन में था और ट्रेन मोशन में है, इसलिए वो मोशन में रहना चाहेगा और इसलिए वो ट्रेन के डायरेक्शन में गिर जाएगा, ट्रेन के डायरेक्शन में वो गिर जाता है। या अगर सपोज कीजिए कि अगर वो पहले से ऐसा कर चुका हो, तो हम लोग देखे हैं ऐसा कि ट्रेन में जो सपोज कीजिए चाय या जो इस तरह से आते हैं जो वेंडर, तो ट्रेन खुलती है और वो जब जंप करते हैं तो ट्रेन के डायरेक्शन में कुछ दूर दौड़ते हैं प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वो उसको पता नहीं है, उसको ये मालूम है कि हम गिर जाएंगे, लेकिन वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ऐसा हुआ कि वो ट्रेन में जंप किया और कोई जंप करके वहीं खड़ा रह जाए तो वो गिर जाएगा आगे की ओर ट्रेन के डायरेक्शन में। इसलिए बॉडी मोशन में रहना चाह रहा है क्योंकि ट्रेन में वो था, ट्रेन मोशन में थी, इसलिए वो पैसेंजर भी मोशन में है, प्लेटफॉर्म पर वो जंप किया, प्लेटफॉर्म रेस्ट में, उसका लोअर पार्ट भी कंटेक्ट पार्ट रेस्ट में, अपर पार्ट मोशन में, वो गिर जाएगा आगे की ओर। तो फिर वो मोशन में रहना चाहा, रेस्ट में रहना चाहा, मोशन में रहना चाहा, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है, यदि हम सपोज करते हैं कि कार में बैठे हैं, बस में बैठे हुए हैं और बस स्ट्रेट लाइन में जा रही है रूट पर, तो हम भी स्ट्रेट लाइन में हैं, बॉडी के डायरेक्शन में, उस ऑटोमोबाइल के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब वो टर्न लेती है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, अपने पाथ को मेंटेन करना। हम स्ट्रेट पाथ में जा रहे थे, हम स्ट्रेट पाथ में जाना चाहेंगे, लेकिन बस या कार टर्न ले लेती है।
टर्न लेती है, हम टर्न लेना नहीं चाहते हैं और हम टर्न के अपोजिट डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में हम गिर जाते हैं। इस तरह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में, जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन में रहना चाहा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में जब टर्न लेगी तो हम उस टर्न के अपोजिट डायरेक्शन में हम आना चाहेंगे, क्योंकि हम अपने डायरेक्शन में आना चाहते हैं, हम अपने डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फर्स्ट लॉ से हम 2 चीज़ जाने, फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, हम इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ के फर्स्ट पार्ट में इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, उसके सेकेंड पार्ट में इनर्शिया ऑफ मोशन है। तो इस तरह से हम इनर्शिया को डिफाइन किए। अब आप फिर जाने कि इनर्शिया में मास के साथ क्या रिलेशन है। तो मास एंड इनर्शिया एक टॉपिक है, सिंपल सा है, मास एंड इनर्शिया। देखिए, यदि हम कोई छोटा सा बॉडी है, उस छोटे बॉडी को पर फोर्स लगाते हैं तो उसको आगे बढ़ाना आसान होगा, क्योंकि मास कम है। हम ऐसा देखें, यदि बड़ा बॉडी है तो बड़े बॉडी को अगर आगे बढ़ाना हो तो हम उसके पोजीशन, उसका जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है वो, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में वो रहना चाहेगा। और पहले भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में स्मॉल बॉडी था, लाइटर बॉडी था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था, लेकिन उसको मोशन में लाना आसान होगा। लेकिन अगर लार्ज बॉडी है तो वह इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना ज़्यादा समय तक चाहेगा, उसके लिए लार्ज फोर्स चाहिए। इसका मतलब है कि मास और इनर्शिया के बीच रिलेशन है। यदि मास ज़्यादा हो, लार्जर मास लार्जर इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है तो लार्जर मास है, वो लार्जर मास रेस्ट में रहना चाहेगा, इसका मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसका ज़्यादा होगा। सो लार्ज मास लार्ज इनर्शिया, स्मॉलर मास लाइटर मास स्मॉलर इनर्शिया। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया कह सकते हैं कि यदि कोई हुईज बॉडी है, कोई बड़ा बॉडी है, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, लाइटर बॉडी है उसका इनर्शिया कम होगा। तो हम मास और इनर्शिया को इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर है? मास अधिक इनर्शिया अधिक, मास कम इनर्शिया कम। सो मास एंड इनर्शिया, इसका मतलब है कि क्या करते हैं हम, मास तो इनर्शिया इज ए मेजर ऑफ मास, इनर्शिया इज ए मेजर ऑफ मास। कहेंगे लार्ज इनर्शिया तो मीनिंग लगाएंगे लार्ज मास है, इनर्शिया कम है कहेंगे मास कम है, तो कह सकते हैं ना इनर्शिया इज ए मेजर ऑफ मास। इनर्शिया से मास का मेजरमेंट कर सकते हैं, इनर्शिया से मास का हम आइडिया लगा सकते हैं कि यह मास बड़ा है या छोटा है, लाइटर मास है या हेवियर मास है। तो मास और इनर्शिया में इस तरह से हम रिलेशन कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जाने से पहले एक टॉपिक जानेंगे। वह टॉपिक है मोमेंटम का। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको p से, स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल है। और ये वेक्टर क्वांटिटी पर आपको मालूम है कि वेक्टर को हम एक एरो मार्क देते हैं उस क्वांटिटी के ठीक ऊपर, तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी हुआ। कैसे वेक्टर क्वांटिटी हम बताएंगे आपको। मोमेंटम है क्या? देखिए, मोमेंटम का मतलब मूवमेंट है। मूवमेंट किसका? बॉडी का। ध्यान देना है सॉरी, मोमेंटम किसका है? तो बॉडी का। बॉडी में क्या है? तो मास होगा, और मूवमेंट है तो वेलोसिटी भी होगा। तो मोमेंटम के साथ, मोमेंटम में क्या रहेगा? मास और वेलोसिटी, तभी तो मूवमेंट हो सकता है। मूवमेंट तो किसी बॉडी का ही होगा। तो कहेंगे हम कि मोमेंटम किस पर डिपेंड किया? मास पर और वेलोसिटी पर। अगर मास अधिक है तो मोमेंटम भी अधिक होगा, ऐसा देखा गया। वेलोसिटी अधिक है तो मोमेंटम भी अधिक होगा। इसका मतलब है कि मोमेंटम 2 चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, मास के और वेलोसिटी के। मोमेंटम मास इंक्रीजेज, मोमेंटम इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज, मोमेंटम इंक्रीजेज। सो मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं, मास एंड
वेलोसिटी। तो देयरफॉर मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं कि यदि बॉडी का मास m हो और बॉडी की वेलोसिटी v हो तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी। सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, फिजिक्स तो समझ गए, मोमेंटम तो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, movement of a body containing their mass and velocity, so momentum is product of mass and velocity। ये स्केलर फॉर्म में है, इसमें कोई वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये भी सही है, क्लास 9 के लिए बिल्कुल सही है, मोमेंटम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेकिन यदि आप इसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में P इक्वल टू m इंटू वी, कोई जरूरी नहीं है कि v के ऊपर ही दें, ऐसे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मास पर ये वेक्टर दिए हैं तो ये केवल जहाँ तक जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, आप पढ़ चुके हैं, तो मोमेंटम भी वेक्टर। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, याद रखेंगे मोमेंटम का क्या डायरेक्शन, मोमेंटम जब वेक्टर है तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है, ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है वही डायरेक्शन किसका होगा, मोमेंटम का। सो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मोमेंटम मास के लिए केजी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम आप समझे होंगे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, मोमेंटम अधिक अगर है तो मास भी अधिक होगा, यदि वेलोसिटी अधिक है तो भी मोमेंटम अधिक होगा, और इसका मतलब है मोमेंटम मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। एक इस पर एक नोट है, हम लिखे हैं अपने पीडीएफ में, आप ध्यान दीजिएगा कि यदि सपोज कीजिए कि दो मास है, डिफरेंट मास है m1 और m2, लेकिन दोनों का मोमेंटम सेम है, इसका मोमेंटम p1 और इसका मोमेंटम p2 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मोमेंटम सेम है। देयर आर टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस बट देयर मोमेंटम रिमेन्स द सेम। तो बताइए m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होगा, तो हम कहेंगे इसको m1 बाई m2 इक्वल टू v2 बाई v1। बहुत सिंपल रिजल्ट आया, इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये v2 और ये v1 है, अगर ये वेलोसिटी अधिक होगा तो v2 किसका है, m2 का, उसका मास कम होगा, वेलोसिटी अधिक मास कम, वेलोसिटी कम मास अधिक है, तो वेलोसिटी और मास क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। हम कहें पहले बॉडी के लिए लेते हैं, पहले बॉडी का मास अगर ज़्यादा होगा तो पहले बॉडी की वेलोसिटी कम हो जाएगी, यदि पहले बॉडी का मास कम होगा उसकी वेलोसिटी अधिक होगी। तो हम लोग इस कंक्लूजन पर आए, यदि दो डिफरेंट बॉडीज हैं बट मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडी, कंडीशन है मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज रिमेन्स द सेम, देन मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर, मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे कंडीशन में मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इफ मास इंक्रीजेस वेलोसिटी डिक्रीजेस, इफ मास डिक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीजेस। इस तरह से हम मोमेंटम को डिस्कस किए। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग जाने, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट जाने, इससे उसके एक्सप्लेनेशन को समझे, इनर्शिया को समझे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जाने, इनर्शिया ऑफ मोशन जानते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जानते हैं। फिर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से दो बात को मेजर कर सकते हैं, एक फोर्स का डिफिनीशन जाने, एक इनर्शिया का कंसेप्ट इस लॉ से मिला, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसको जानने से पहले आप मोमेंटम जानें कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम, फिर अगर मोमेंटम सेम हो तो डिफरेंट मास का तो क्या रिलेशन होगा मास और वेलोसिटी के बीच। आप मास और इनर्शिया जानें, यदि लार्ज मास है तो इनर्शिया भी लार्ज होगा, मास कम है तो इनर्शिया भी
कम होगा। इस तरह से हम अगले क्लास में आपको बताएंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप इस PDF जो हम दे रहे हैं, हम जो वीडियो दे रहे हैं, उसको ध्यान से आप 2-3 बार देखेंगे, फिर डाउट क्लियरिंग सेशन में जो प्रॉब्लम आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।